जय श्री राम, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका होस्ट आर्यन चौधरी स्वागत करता हूं आपका द चेजिंग शेडोज प्रेजेंट, आपकी कहानी मेरी जुबानी। आप लोगों का हमने हर वीडियो में धन्यवाद करा है, इसमें भी करेंगे। मेरी और मेरी टीम की तरफ से धन्यवाद कि आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं, हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, इतना शेयर करते हैं, उसके लिए सच्चे दिल से धन्यवाद। ये जो हम यहाँ पे नंबर मेंशन करते हैं, जो आपके यहाँ स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ये हम इसलिए ही करते हैं कि आपकी कोई ऐसी कहानी है, कोई ऐसा किस्सा है जो दिल दहलाने वाला था, फिर भी आपने किसी से नहीं कहा, किसी राज में दफन कर लिया, तो आप चाहें तो वो कहानी हमें यहाँ भेज सकते हैं और हो सकता है कि अगली कहानी आपकी हो जो मैं इस सेगमेंट में सबको सुना रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर आप हमारे पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मैसेज डाल सकते हैं, मेरी टीम आपको खुद रीच आउट करेगी। और अगले शख्स आप हो सकते हैं जो हमारे पॉडकास्ट सेंटर में हमारे सामने बैठे हों और हम आपका अनुभव सारी दुनिया के सामने रख रहे हों और दुनिया को बता रहे हो कि क्या जीवन में गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं आज की वीडियो की, क्योंकि उसी के लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं हमारे शो की, यानी चेजिंग शेडोज प्रेजेंट, आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी की। आज की हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक गांव के खंडर से। खंडर बोल लो, कोई पुरानी हवेली बोल लो, या फिर जैसे कोई बड़े बड़े घर होते थे पुराने ज़माने में, वो मान लो। एक खंडर जिसमें कोई नहीं रहता, वो किसका है ये भी नहीं पता। उसके बाहर एक बहुत बड़ा आंगन है जिसके अंदर एक तांत्रिक ने वास किया हुआ है, यानी उसने एक बाहर एक कमरा बना रखा है जिसके अंदर वो रहता है, और बाहर वही जो आंगन वाला एरिया है वहीं कुछ क्रियाएँ करता है। और क्यों करता है? क्योंकि आसपास के जितने भी गांव, यही भी नहीं तक के कुछ शहर, उसके भी जो लोग हैं जिनको कोई दिक्कतें हैं, किसी के ऊपर कोई ऊपरी हवा है, कोई दिक्कत है, किसी ने कुछ करा दिया है, तो उसके लिए वो लोग उसके पास मदद मांगने जाते थे और वो उनकी मदद भी करता था। बदले में कोई पैसे वगैरह नहीं लेता था, पर खुद से कोई कुछ भेंट दे दे उसे तो बस वो रख लेता था। वो लोगों को लगता था बहुत मदद करने वाला तांत्रिक है, और एक्चुअल में ऐसा करता भी था कि कोई भी उसके पास अपनी दिक्कत लेके जाए तो वैसा तो हर किसी की मदद वो करता ही था और सबके उतारे भी सक्सेसफुली कर लेता था। पर किसी को एक चीज़ नहीं पता थी, क्या? कि जो भी कोई उसके पास जाता था, उसके पास जो भी एंटिटी उसे लैच हो रखी होती थी, यानी कोई किसी पर झपटे से आ गई है, किसी ने टोटके से भेज दिया, कोई क्रिया से भेज दिया, या फिर कोई आपका जनरेशनल कर्स है, मतलब पीछे से चला हुआ आ रहा है, वो उस एंटिटी को उतारता तो था पर वो अपने पास उसे कैद कर लेता था। हालांकि इसको अगर बता भी देता तो किसी को कोई इससे दिक्कत होनी तो नहीं थी, और वो ऐसा क्यों करता था? वो ऐसा करता था खुद को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। वो सोच रहा था, उसके दिमाग में ऐसा कुछ था कि मैं एक ऐसी ही एंटिटीज़ की खुद की एक आर्मी बनाऊंगा, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लूँगा एक टाइम पे कि वो सर्वशक्तिमान हो जाएगा। पर समय सबके हिसाब से नहीं चलता। एक दिन ऐसी एक लेडीज़ उसके पास गई जिसकी एक जवान लड़की थी, उसके ऊपर कोई साया था जो बहुत ज़्यादा ही परेशान उसे कर रहा था, उसकी बेटी को। उस लड़की के साथ रात भर बहुत गलत हरकतें होती थी, पूरे शरीर पे उसके मार्क्स होते थे, वो रात को तो चीखती थी, चिल्लाती थी, तो उसके माता पिता उठ के भी आ जाते थे कई बार, पर उसका कोई हल नहीं मिल रहा था। अब जब वो लेडीज़ अपनी बेटी को उसके पास लेके पहुंची तांत्रिक के पास, तांत्रिक ने क्रिया करी, एक उतारा करा। तांत्रिक ने बताया कि इसके ऊपर एक जो है बहुत शक्तिशाली जिन है जिसको मैं उतार लूँगा और आपकी लड़की बिल्कुल फ्री हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ, वो लड़की वहाँ से बिल्कुल मुक्त हो गई सारी अपने बंधनों से, अपनी सारी दिक्कतों से, और उस तांत्रिक ने जिन को उतार लिया। पर उसने वही करा कि उस जिन को भी अपने पास ही कैद कर लिया। और सबसे कमाल की चीज़ बताऊँ, वो जिन को और सारी एंटिटीज़ को कैद कहाँ करता था? अपने खुद के अंदर। वो अपने अंदर सारी एंटिटीज़ को कैद करता था। उसको लगा था जैसे बाकी के सारे जिन हैं, बाकी सारे एंटिटीज़ है, ये भी वैसा ही होगा। उस शाम को जब उस तांत्रिक ने उतारा कर लिया और रात को अपनी क्रिया पे बैठा, वो रात को कोई पूजा सी करता था अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए। वो जब उस पर बैठा, उससे पहले ही उस पर उस जिन ने हमला कर दिया। मतलब ये माने कि कोई आंखों से देखे तो ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि दो जने फाइट कर रहे हैं, बट उसको दिख रहा था कि उस पर वो जिन हमला कर रहा है। वो जिन हमला कैसे कर पा रहा था? क्योंकि उस तांत्रिक ने उसे अपने पास कैद तो कर लिया था, पर वो जिन इतनी शांति से बैठने वाला था नहीं। तांत्रिक उसे बहुत अंडरस्टिमेट कर रहे थे, पर वो जिन वाकई में शक्तिशाली था। और जब उस पर हमला करा, तांत्रिक को लग गया कि मैं हारने वाला हूँ, यानी मैं अब इसके सामने कहीं ना कहीं घुटने टेक दूंगा।
तांत्रिक ने सामने ध्यान दिया तो एक पेड़ पे बैठा हुआ एक उल्लू उन्हें देख रहा था। जो उस आंगन में ही पेड़ था, वहाँ एक उल्लू बैठा था जो सारी चीज़ें देख रहा था। तांत्रिक ने मरते मरते अपने ही कुछ मंत्रों के उच्चारण से एक क्रिया करी, या यूँ बोलो एक कुछ जादू वादू ही मान लो, ऐसा कुछ करा कि उसके अंदर जितनी भी एंटिटीज लैच थी, इंक्लूडिंग वो जिन, वो सारी की सारी उसने उस उल्लू के अंदर ट्रांसफ़र कर दी और ख़ुद अपने प्राण वहीं पे त्याग दिया। और तो उस उल्लू के अंदर उन्होंने एंटिटीज़ तो डाल दी, पर साथ ही साथ उस उल्लू पे भी बंधन लगा दिया। क्या? कि वो उल्लू उस हवेली की 4 जो दीवारें थी उससे बाहर नहीं जा सकता। दिन के समय तो चलो उल्लू जहाँ पे भी थोड़े से हाइड आउट में रहते हैं वैसे ही रहेगा, पर शाम के समय वो उसी हवेली के किसी पेड़ पे, किसी दीवार पे कहीं ना कहीं बैठा हुआ दिखाई देगा, उसी हवेली के अंदर रहेगा वो उल्लू। रीज़न ये था कि ये उल्लू बाहर गया तो आपको भी पता है कि उल्लू पे कई लोग क्रियाएँ करते हैं, कुछ उसकी जान ले लेते हैं, उसके कुछ बॉडी पार्ट्स के लिए कुछ भी। अगर ऐसा कुछ भी किसी ने कर दिया तो उस उल्लू के अंदर जो भी एंटिटी सारी उसने लॉक कर रखी है, ये मानो कि उसके अंदर जो उसने बांध दी है, उसे डर था कहीं ऐसा ना हो कि वो सारी निकल जाए, और अब वो निकलेंगी तो विनाश मचा देंगी, क्योंकि वो जहाँ जहाँ से उतारी गई थी वहाँ जाके वो सबकी जान ले लेंगे। तांत्रिक जाता जाता ये काम तो अच्छा करके गया था उसके हिसाब से, और जाता जाता वो सारी एंटिटीज उस उल्लू के अंदर ट्रांसफ़र कर गया। अब ये चीज़ तो यहाँ पर ख़त्म हुई, पर अब कहानी शुरू होती है समीक्षा की। समीक्षा एक लड़की जो एक एस्पायरिंग पेंटर है। एस्पायरिंग पेंटर यानी यूँ मानो कि वो कुछ ऐसा होता है ना कि पेंटर की श्रेणी में कुछ बड़ा बनने की कोशिश करने जा रही हैं। थोड़ी बहुत चलने लगी हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे, उनकी अपनी भी एक फ़ैन फॉलोइंग बनने लगी है। पर एक बड़ी अजीब और बहुत अलग चीज़ है जो समीक्षा को बाकी पेंटरों से थोड़ा सा अलग करती है। वो सिर्फ़ और सिर्फ एक क्रीपी, हॉन्टेड, डरावनी पेंटिंग्स बनाती थी। और भी बनाते हैं, पर वो अलग क्या करती थी, वो ऐसी जगहों पे जाती थी, उन जगहों को देखती थी और उसको और डरावना विजुलाइज़ करती थी, और फिर वो आके वो पेंट करती थी। समीक्षा वो जो खंडर वाला एरिया था उससे कुछ किलोमीटर दूर पे रहती थी, पर समीक्षा उस जगह को बिल्कुल भी नहीं जानती थी, कभी आज तक वहाँ पे गई भी नहीं थी। समीक्षा वहाँ के दूसरे रास्ते से कहीं से जाया करती थी, और उस दिन वहाँ पर कुछ काम चल रहा था रोड पे, इसलिए उसने अपना रास्ता चेंज करा। समीक्षा उस खंडर के सामने से निकल रही थी, उसकी नज़र उस खंडर पे पड़ी। उसे बड़ी फैसिनेटिंग सी लगी हो, जैसे कुछ बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाई जाती है ना कि कुछ खतरनाक सी हवेली खंडर वैसा। उसे वो चीज़ अच्छी लगी, पर वो वहाँ से वो देखते हुए उसको गुजर गई। पर समीक्षा के कहीं ना कहीं दिमाग में ना वो चल रही थी। समीक्षा को लग रहा था क्यों ना वहाँ पर जाया जाए, उस सिनेरियो को देखा जाए, और उसको ऐसा लगा था शाम के समय ये देखने में कितना डरावना और कितना सुहाना लगेगा जब उसकी वो पेंटिंग बनाएगी। और यही सोच के समीक्षा ने अपना काम निपटाया, वापस अपने घर गई, और उसने सोच लिया कि शाम को करीब करीब वो 6 साढ़े 6 बजे उस खंडर पे जाएगी और एक बार देखेगी। क्योंकि 6 साढ़े 6 बजे का समय ऐसा होता है कि थोड़ा दिन भी छिप जाता है, हल्का हल्का अंधेरा होना भी शुरू हो जाता है। और समीक्षा ने ऐसा ही करा, पर अब जब वो निकली तो थोड़ा सा वो वहाँ पहुँचने में लेट हो गई। समय हो चुका था लगभग 7:30 8 बजे का, तो वहाँ पर जाते हुए लगभग पूरा अंधेरा हो चुका था। समीक्षा को फिर भी वो चाँद की रोशनी में जगह साफ साफ नज़र आ रही थी। समीक्षा उसे देख रही थी, एक एक चीज़ को गौर से देख रही थी, अपने ये मानो कि अपने दिमाग में उस पूरी जगह को बिठाने की कोशिश कर रही थी, और उसे वो जगह बहुत ही अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। समीक्षा की एक जगह पे नज़र पड़ी जहाँ पे उसने कुछ ऐसा देखा कि 1-2 सेकंड के लिए तो वो भी डर गई। उसने देखा कि एक पेड़ पे 2 लाल आँखें उसी को देख रही हैं। हमारे भी देखा जाए तो दम ही निकल जाए इस जगह पे तो। उसने अपने से फ़ोन की टॉर्च उस तरफ को घुमाई, देखा तो वो सिर्फ वो एक उल्लू था। तो उसको वो देख के कुछ देर के लिए उसमें खो गई, कि मतलब 1 डेढ़ मिनट तक वो सिर्फ उल्लू को देखती रही। समीक्षा जैसे अपने सेंस में वापस आई, समीक्षा को एकदम से एहसास हुआ कि शायद अब उसे यहाँ से चल देना चाहिए। वही हुआ, समीक्षा ने अपना स्कूटी वगैरह स्टार्ट करी और वहाँ से निकल के वो अपने घर आ गई। अब तक उसे कुछ भी ऑड ऑकवर्ड कुछ नहीं लग रहा था, ना उसे कोई डर लग रहा था। शी वॉज कम्प्लीटली ओके। वो अपने घर पे आई, अपनी नानी से बातें करी, क्योंकि समीक्षा की बात हो, उसके घर पे कोई पेरेंट्स नहीं थे, वो सिर्फ अपनी एक नानी के साथ रहती थी। वो अपनी नानी के पास आई है, नानी से बैठ के बातें कर रही है, उन लोगों ने साथ पे खाना खाया है, डिनर करा है। समीक्षा 11 साढ़े 11 बजे करीब अपने बेडरूम में भी चली गई। समीक्षा ने सोचा था आज रात को मैं जो आज जो देख के आई हूँ उसी को पेंट करूँगी और कोशिश करूँगी एक ही रात में सारा कंप्लीट कर दूँ। समीक्षा ने वो ड्रॉ करना शुरू करा। लगभग रात के 3 साढ़े 3 बज गए। अब समीक्षा को थोड़ी नींद भी आने लगी थी और पेंटिंग भी लगभग 90% तक कंप्लीट हो चुकी थी। तो समीक्षा को लगा कि इतना बड़ा ज़्यादा काम रह नहीं गया, सुबह उठ के अगर मैं 2-3 घंटे में भी इसको पूरा कंप्लीट आराम से कर लूँगी। समीक्षा ने वैसे की वैसी वो पेंटिंग वहीं रोकी और वो सो गई। अब जब वो सुबह सो के उठी, एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये आया था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे सोने पे भी उसकी नींद पूरी हुई नहीं, कि बहुत थकान, बहुत ही ऐसा लेज़ीनेस से फील हो रही थी, कि जैसे पूरी थका हुआ होता है ना कोई इंसान, वैसा उसको लगा
कि शायद मैं रात को लेट सोई हूँ इस वजह से। वैसे देखा जाए तो उसकी वैसे डेली रूटीन भी ऐसी लगभग ऐसी ही होती थी कि रात को लेट तक थोड़ा सा पेंटिंग वगैरह करती थी, सुबह थोड़ा लेट उठती थी। तो था तो वो दिन भी वैसा ही। पर कोई नहीं, उसने खुद से मन दिमाग में सोचा कि शायद आज मैं इसलिए थकी हुई हूँ कि रात को लेट सोई थी, बिस्तर पे ही लेटी हुई थी। फिर इतने उठी और वही काम उसने करा जो हर कोई आर्टिस्ट करता है, इवन हम लोग भी करते हैं। अगर हम कोई रात को वीडियो बना रहे थे या कुछ कर रहे थे तो सुबह उठ के होता है ना, सबसे पहले अपना ध्यान उसी पर जाता है कि देखिए हमने कल क्या किया था। वही समीक्षा ने करा। वो अपने कैनवास पे गई, वहाँ पर जैसे उस पेंटिंग को देख रही थी कि मैंने क्या बनाया क्या बना, उसका एकदम से ध्यान गया, गौर गया। जो उसने पेड़ ड्रॉ किया था ना, उस पर अब खुद से एक उल्लू बना हुआ था जिसकी आंखें लाल थी। समीक्षा को ये देख के एकदम से शौक लगा कि यार मैंने तो कोई उल्लू ड्रॉ ही नहीं किया था, कि ये कहाँ से आ गया। ऊपर से रेड आई, उसे याद आ गया कि उसने उल्लू कहाँ बैठा हुआ देखा था वो, पर उसने ड्रॉ नहीं किया था। उसने कहा कि जब मैं ड्रॉ कर रही थी मेरे तो विजुअलाइजेशन में वो उल्लू आ ही नहीं रहा था, तो मैं ड्रॉ करूँ। फिर उसको लगा कि हो सकता है कि जब रात को उसको नींद आनी शुरू हुई थी तब वो उसने जब बिल्कुल झपकियाँ ले रही थी तब उसने ड्रॉ कर दिया, पर वो अपनी बात पे यकीन नहीं कर पा रही थी। पर उसने इस बात को आया गया करा, ऐसे ही अपनी पेंटिंग छोड़ी, बाहर चलेगी नानी के पास। इन्होंने नाश्ता वगैरह करा, नानी के साथ वहीं बैठ गई। नानी ने इसे बोला कि समीक्षा आज कहीं जाइयो मत, मुझे तेरे से कुछ घर पे काम है, इसलिए कोई बाहर का प्लान मत बनाइयो। समीक्षा ने भी यही करा कि उस दिन वो पूरा दिन घर पे रही। नानी को जो भी हेल्प चाहिए थी वो भी वो करते रही। पर पूरा दिन ना बहुत थका थका उसे फील होता रहा, तो इसलिए उसका मन करा था आज मैं थोड़ा जल्दी सो जाऊँगी, आज मेरा मन नहीं कर रहा कुछ करने का। और फिर भी उसका मन में आया कि शाम होते होते 6-7 बजे तक कि चल मैं पेंटिंग ही कंप्लीट कर लेती हूँ और कुछ नहीं। तो समीक्षा ने वही करा कि पूरी अपनी पेंटिंग कंप्लीट करी। और जब सारी पेंटिंग कंप्लीट करके उस पेंटिंग को देखा, उसका फिर ध्यान सिर्फ उस उल्लू पे ही जा रहा था। पर उसने कहा छोड़, अब जो बन गया, अच्छी लग रही है पेंटिंग। ये सोच के आज समीक्षा लगभग 11 बजे ही सो गई। यानी अपने कमरे में तो डिनर करके टाइम से आ ही गई थी, 11 बजे वो सो भी गई। अब समीक्षा को रात को एक सपना आता है, लगभग रात के मान लो 1:30-2 बजे, अंदाज़न बता रहा हूँ, कि वो उस खंडर में है। और उस खंडर की भी वो जो बिल्डिंग थी जो मैंने बताया अंदर का जो हवेली वाला एरिया था जहाँ तांत्रिक भी नहीं जाता था, वो उसके भी अंदर है। और वहाँ पर वो भाग रही है इधर से उधर। किससे? एक एंटिटी उसे नज़र आ रही है जो बहुत बड़ी सी है, डरावनी सी है, जो कहीं ना कहीं एक जिन जैसी दिखाई दे रही है। ठीक है, जो एंटिटी उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, उसके साथ कुछ गलत हरकतें कर रही है, मतलब जगह जगह हाथ लगा रही है, उसे कट मार दे रही है, नाखून से छील दे रही है। और वो जहाँ पे भी जा रही है वहीं से कहीं ना कहीं से निकल आती है और ऐसा करके उसे परेशान कर रही हो। और वो सिर्फ अपनी जान बचा के भागे जा रही है, भागे जा रही है, भागे जा रही है, ये चल रहा है। और वो एंटिटी उसके ऐसा लग रहा था खेल रही हो उसके साथ। और ये करते करते एकदम से समीक्षा बड़े तेज़ डर के सो के उठी। तब तक वो सुबह के 4:30-5 बज चुके थे और समीक्षा के बिल्कुल पसीने पसीने तर हो रखी थी। पर जैसे ही समीक्षा ने खुद को अपने बेड पे पाया तो समझ में आया कि वो एक बुरा सपना देख रही थी। और समीक्षा को ऐसा लगा कि शायद उस खंडर के बारे में उसने इतना ज़्यादा सोच लिया है कि उसको ऐसा विजुलाइज होने लगा। पर अगेन समीक्षा जो है फिर वापस थका हुआ फील कर रही थी। समीक्षा को अब 4:30-5 बजे का नींद ही नहीं आई। सुबह 8-9 बजे करीब वो अपनी नानी के पास भी गई। इस बार उसने पर एक चीज़ करी, जब वो नानी के साथ बैठी नाश्ता कर रही थी लगभग 11-12 बजे, उसने नाश्ता करते करते नानी को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे एक जगह पे गई थी, वहाँ उसने एक उल्लू देखा, घर पे आके ड्रॉ करी, वही उल्लू अपने आप वहाँ बन गया। कल रात को मुझे एक ऐसा सपना आया। तो नानी उस पर गुस्सा होने लगी कि तेरे को 50 बार बोला है भगवानों की पेंटिंग बना ले, वो ढंग की पेंटिंग बना ले, पता नहीं कैसी कैसी पेंटिंगें बनाती है, कैसी कैसी जगह जाती है, ये और वह खूब डांट रही थी। समीक्षा चुप बैठी सुन रही थी क्योंकि समीक्षा को भी ऐसा लगा था कहीं ना कहीं उसने कोई पंगा मोल ले ही लिया है। तो नानी ने उसे बोला कि एक यहाँ पर बड़े प्रसिद्ध जो है मौलाना जी हैं जो एक पीर बाबा पे है, मतलब कोई वहाँ के पीर थे जो काफ़ी मशहूर थे। वहाँ पर एक है, मतलब सेवक मान लो, आमिर साहब मान लो, मौलवी साहब मान लो, मतलब वहीं पर एक काफ़ी प्रसिद्ध इंसान है जो लोगों के झाड़ा करते हैं। और मतलब झाड़ा हो गया किस तरीके से उतारना, ठीक है, वो करते हैं। हम वहाँ चलेंगे। वैसे समीक्षा और उसके नानी एक हिंदू परिवार से आते थे, बट ये है कि वो पीर में बिलीव करते थे और वहाँ की मान्यता भी बहुत थी। तो नानी ने ऐसे ऐसे बोला कि हम वहाँ पे चलेंगे शाम को। तो समीक्षा ने भी तुरंत ही बोल दिया कि हाँ ठीक है मैं चलने को तैयार हूँ, चलेंगे, कि मुझे भी ठीक नहीं लग रहा। तो मैंने कहा ठीक है। अब ये बात हो रही थी 11-12 बजे। 1:30-2 बजे समीक्षा वापस अपने कमरे से निकल के जब नानी के पास गई तो देखा नानी बिस्तर पर पड़ी हैं और वो अपने सर पे कुछ कपड़ा सा बांध रखा है। सर दुख रहा हो तो कोई बांध लेता है, वैसा कपड़ा बांधा हुआ है। उन्होंने कहा नानी आपको क्या हो गया? तो नानी ने कहा पता नहीं क्यों मेरा सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है और मुझे बुखार जैसा फील हो रहा है।
समीक्षा ने जब चेक करा तो नानी बिल्कुल बुखार में तप रही थी। समीक्षा ने बिल्कुल ही फिर उनका थर्मामीटर लगा कर टेम्परेचर चेक करा, काफ़ी हाई था। उनको दवाइयाँ वगैरह दी, उनको सुलाया। अब समीक्षा का सारी परेशानी से ध्यान हट के सीधा नानी के ऊपर आ चुका था। समीक्षा खुद भूल चुकी थी कि शाम को उन्हें कहीं ऐसी जगह भी जाना था। पूरा दिन वो नानी की सेवा करती रही। करते करते रात को डिनर की बारी आई। आज समीक्षा ने ही बनाया था, तो नानी को जैसे थोड़ा बहुत उन्होंने खिलाया और खुद जाके अपने कमरे में फिर लेट गई। समीक्षा को एकदम से याद आया कि यार आज तो वहाँ पर भी जाना था, कहीं ना रात को मुझे फिर से बुरा सपना आए। समीक्षा यही सोच रही थी तो उन्होंने सोचा कि नहीं आएगा बुरा सपना। भगवान का नाम लिया उन्होंने और वो सो गई। समीक्षा को फिर वही रात के 1:30-2 बजे उसको फिर ऐसा कुछ फील होने लगा कि वो हवेली के अंदर है, इधर उधर भाग रही है। उसे फिर वही एंटिटी नज़र आ रही थी, फिर उसके साथ वही खिलवाड़ सा कर रही है कि कहीं यहाँ कट मार रही है, कभी वहाँ कट मार रही है। समीक्षा अपनी जान बचाती हुई घूम रही है। समीक्षा इस बार बहुत ज़्यादा डर रही थी उस सपने में, बहुत ज़्यादा, मतलब जितना पिछली रात डर रही थी उससे भी 4 गुना ज़्यादा। कुछ देर के कश्मोकश के बाद समीक्षा की इस बार जब आँख खुली तो वहाँ तो दिल दहला देने वाला मंजर था। क्यों? समीक्षा की जो आँख खुली वो असलियत में, एक्चुअल में उस हवेली के अंदर थी। जी हाँ, इस बार वो सपना नहीं देख रही थी, वो उस हवेली के अंदर थी। उसको जो कट, जो ब्रूसेस, जो भी चीज़ें नज़र आ रही थी वो उसके शरीर पर उसे खुद नज़र आ रही थी कि एक्चुअल में उसके लगे हुए हैं ये चोटें। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो होश में है या अभी भी सपना देख रही है। इसलिए कभी वो खुद को चूट रही थी, खुद को मार रही थी, कुछ ये कर रही थी। ये सब चीज़ों में जब समीक्षा को होश आया था तब सुबह के फिर दोबारा 4-4:30 बज चुके थे और समीक्षा को एकदम से एहसास हुआ कि भाई अब भाग लेना चाहिए यहाँ से। समीक्षा वहाँ से भागी अपने घर की तरफ को। कोई भी उसे बीच में कोई आपदा विपदा कुछ नहीं आई, कोई रुकावट नहीं आई, कोई एंटिटी एनकाउंटर भी उसे नहीं हुआ वहाँ पर कि ऐसा लगा होगा कि किसी ने रास्ते में उसे रोका, ऐसा कुछ नहीं हुआ। समीक्षा भागते हुए किसी तरीके से अपने घर वहाँ पहुँच के। अब समीक्षा का हाल बता दूँ, समीक्षा के पैर छिले हुए थे क्योंकि वो उस हवेली के अंदर एक्चुअल में नंगे पाँव खुद स्लीप वॉक करके पहुँची थी, यानी नींद में चल के वहाँ पे पहुँची थी। और जिस तरीके से वहाँ गिर रही थी, भाग रही थी, वापस से भाग के आई थी, उसे उसके पैर छिल गए थे काफ़ी और नंगे पाँव ही वापस वहाँ पहुँची थी। जिन कपड़ों में सोई थी उन्हीं कपड़ों में थी। जगह जगह उसके नील के निशान थे, कुछ जगह पे स्क्रैचेस भी थे उसके। डरती हुई, रोती हुई जब वो अपने घर पे पहुँची है, उसने दरवाज़ा खोला है। दरवाज़ा खुला हुआ था ऑलरेडी क्योंकि रात को सोते हुए ही वो वहाँ से चल के आई थी, दरवाज़ा खुला हुआ था। वो सीधा नानी के कमरे में पहुँची है। उसने जाके नानी को एकदम से हिला के जगाया। नानी भी 1 सेकंड में ही उठ गई क्योंकि नानी को पहले भी कुछ आवाज़ें आ रही थी, यानी वो अपनी नींद में से पहले ही जाग चुकी थी। उसने A to Z सब कुछ बताया। नानी को उसके हाव भाव से भी पता चल रहा था कि उसने क्या झेला है क्योंकि उसकी जगह जगह पे नील पड़े हुए थे, चोटों के निशान थे, उसके हाल बिल्कुल बिगड़े हुए थे। नानी ने उसे चुप कराया, उसे संभाला। जब वो थोड़ी देर शांत हुई तब नानी ने बोला, ऐसा है हम उन मौलाना जी पे अभी सुबह ही चलेंगे। अब बल्कि अगर आप लोगों को याद हो तो नानी की खुद की तबीयत ख़राब थी 1 रात पहले तक, पर वही है कि प्यार था अपनी नाती से। तो नानी ने बोला कि हम अभी सुबह होती, मतलब लगभग वही 9-10 बजे तक हम मौलाना साहब पे चलेंगे। ये बोल के नानी एकदम से खड़ी हुई बेड से रूम के गेट तक गई। इतने उन्हें एक बहुत ही क्रीपी और गंदी सी हंसने की आवाज़ आने लगी। नानी जब पीछे की तरफ मुड़ी, जो समीक्षा बेड पे आके उनके पास बैठी हुई थी वो वापस घूम के इस समय नानी की तरफ को बैठी हुई थी और वो हंसे जा रही थी। और समीक्षा ने बोला, तू और तेरा वो मौलाना बचाएगा इसको, मुझसे बचाएगा। और ये बोल के बहुत ज़ोर ज़ोर से वो हंसने लगा ही बोलूँगा क्योंकि वो आवाज़ समीक्षा की तो बिल्कुल भी नहीं थी। और ये देख के नानी बिल्कुल सहम गई। कोई कितना ही प्यार करता हो, किसी की तरफ कितना ही लगाव रखता हो, बट ऐसा कुछ देखे तो अच्छा इंसान डर जाएगा। वही नानी के साथ भी हुआ। नानी एकदम से पीछे को 2 कदम बढ़ाने लगी। नानी जैसे ही मुड़ी बाहर को भागने के लिए, उनके सर पे एक पानी का भरा हुआ जग सीधा सर पे आके लगा। क्यों? क्योंकि वो जो साइड में एक जग रखा होता स्टील का, समीक्षा ने वो उठा के सीधा नानी के सर पे दे मारा था। और वो जग नानी के सर पे इतनी तेज़ लगा कि नानी का सर वहीं पर ही फट गया और नानी अपना सर पकड़ के ज़मीन पे गिर गई। उनके सर से खून बह रहा था। नानी जो ज़मीन पे लहूलुहान पड़ी थी, नानी को जो आखिरी सीन याद था कि नानी उस समय बेहोश होने से पहले कि हल्का हल्का धुंधला नज़र आ रहा था उन्हें कि समीक्षा उनके चेहरे के पास आके खड़ी हुई है और वो बड़े क्रीपी तरीके से हंस रही है और नानी को बोल रही है कि तू तो गई बुढ़िया, इस तरीके से बोलिए। और वहाँ से वॉक करके वापस चली गई और नानी वहाँ बेहोश हो गई। कहीं ना कहीं समीक्षा को उस एंटिटी को लगा
कि नानी की एज इतनी है, ऊपर से जितनी सर में चोट लग गई है, वो नहीं बचेंगी। पर नानी को 2-2.5 घंटे बाद होश आया, और नानी ने जैसे ही होश में आई तो उन्होंने देखा कि उनके सर के पास बहुत सारा खून पड़ा है, उनका सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है, और आसपास कहीं पे भी समीक्षा नज़र नहीं आ रही। पर इस बार उन्होंने समीक्षा को ढूंढना भी सही नहीं समझा, उन्होंने सही समझा कि पहले मैं यहाँ से खुद को उठाऊँ, कहीं सेफ़ जगह पे लेके जाऊँ, तभी मैं समीक्षा की मदद कर पाऊँगी। नानी ने अपना सर पकड़ा, वह पड़ोस वाले घर की तरफ को भागी। उनके पड़ोस में जो रहते थे, जो नेबर्स थे, वो भी उनको जानते ही थे, और कहीं न कहीं नानी को विश्वास था कि इस हालत में वो देखेंगे तो शायद वो उन्हें सँभाल लेंगे, और यही हुआ। नानी ने जाके जैसे ही उनका गेट खटखटाया, वो लोग बाहर आए। उन्होंने हॉन्टेड और पैरानॉर्मल चीज़ें सारी साइड कर दो। वैसे भी अगर हमारा पड़ोसी कोई आए हमारे पास खून हम खून, तो हम भी सोचेंगे पहले सबसे पहले उसकी हेल्प करें, और वही उन्होंने करा। वो एक अंकल थे, एक आंटी थी, तो उन आंटी ने क्या करा, अपनी ही एक चुन्नी से नानी का ज़ख्म दबाया और उनको फ़ौरन किसी एक नर्सिंग होम या किसी डॉक्टर के पास लेके भागे। जब डॉक्टर के पास नानी को लेके गए हैं, वहाँ पट्टी की गई है नानी की, और नानी के दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही है कि हम लोग यहाँ से अब सीधा सीधा उन मौलाना साहब पे जाएंगे और उनको ये सारी चीज़ बताएंगे। और यही हुआ। उन्होंने अपने पड़ोसियों को सारी बात बताई। वहाँ से वो जो पड़ोसी थे, यानी वो अंकल आंटी और वो जो अम्मा थी, यानी समीक्षा की नानी, ये तीनों के तीनों उन मौलाना साहब पे पहुँचे हैं। उन मौलाना जी को उन्होंने सारी बात बताई है। वहाँ पर कुछ लोग और भी आए हुए थे झाड़ा लगवाने, उतारा करवाने। तो मौलाना जी ने कहा आधा पौना घंटे का समय दो, उसके बाद मैं और मेरा जो शागिर्द है वो आपके साथ चलेंगे। और यही हुआ कि लगभग 1 घंटे के टाइम पे मौलाना जी और उनके साथ जो उनके शागिर्द थे, वो नानी और वो जो पड़ोस वाले अंकल आंटी थे, वो ये पाँचों लोग जो है नानी के घर पे पहुँचे हैं। जब वहाँ पर गए, गेट खुला हुआ था, अंदर गए तो उन्होंने कोई आवाज़ नहीं मारी, कोई गेट नहीं खटखटाया, कोई बेल नहीं बजाई। पर जैसे ही वो घर के अंदर एंटर हो रहे थे, समीक्षा सीधा अंदर से चलती हुई आई और मौलाना के सामने आके खड़ी हो गई और हंसने लगी फिर से। बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और कह रही थी, अच्छा मौलाना, तो तू उतारेगा मुझे, तू बचाएगा इसको, तू बचाएगा इन सब को, पहले खुद को तो बचा ले, ये ना हो कि तेरा ये आज आखिरी उतारा हो। ये बोला और मौलाना साहब की आंखों में देख के बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। पर कहते हैं मौलाना साहब का कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था या उन्होंने उतारे इतने कर दिए थे कि वो डरे नहीं, बल्कि एक बार को जो उनके शागिर्द थे वो बहुत गुस्से में आ गए थे। वो एकदम से ऐसी लैंग्वेज में बोलने लगे, रुक जा, तेरे को तो हम बताते हैं। वो तो मौलाना साहब ने एकदम से इशारा यूँ करके अपने शागिर्द को चुप करवा दिया कि नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मौलाना साहब भी जान चुके थे कि ये जो इसके अंदर है, यानी जो इसके अंदर जिन है, वो इतना भी आसानी से उतरने वाला या इतना कमज़ोर जिन नहीं है कि जो ऐसे ही काबू में आ जाए। उन्हें शागिर्द को बोला, तुम नहीं, मैं ही बात करूँगा, ऐसे बोला। और मौलाना साहब सामने ही जो उनके लकड़ी के सोफ़े लगे हुए थे, उसमें एक सोफ़े पे जाके वो बैठ गए और इशारे से बोला कि सामने वाले सोफ़े पे इसको ला के बैठाओ। एक तरफ से समीक्षा को उनके जो शागिर्द थे उन्होंने पकड़ा और एक तरफ से वो जो पड़ोस वाले अंकल थे उन्होंने पकड़ा और वो उसको उस सोफ़े पे ला के बिठाने लगे। पर हकीकत बात तो ये है कि वो समीक्षा जो थी, वो खुद ही हंसती हुई मुस्कुराते हुए आराम से आके वहाँ बैठ गई, जैसे खुद मौलाना का मजाक उड़ा रही हो। नहीं तो वो एक्चुअल में इतनी पावर रखती थी कि वो दोनों तो शायद उसे खींच के वहाँ बिठा भी नहीं पाते। समीक्षा वहीं सामने वाले पे आके बैठ गई। मौलाना साहब ने उनकी तरफ देखा और मौलाना साहब ने जो है कुछ पढ़ना शुरू करा, यहीं बोलो दम करना शुरू करा। इतने में जो अभी तक समीक्षा हंस रही थी, अब वो बहुत डरावनी आवाज़ निकालने लगी। डरावनी इसलिए कहूँगा, वो कुछ बोल नहीं रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी, बस आगे पीछे हो जा रही थी और ऐसे कर रही थी। बस ये साउंड निकाल रही थी, ऐसे डरा रही थी सबको, और सब लोग उसको देख के डर रहे थे सिवाय मौलाना जी के। और मौलाना जी अपना जो वो पढ़ रहे थे वो पढ़े जा रहे थे। एकदम से मौलाना जी चुप हुए। उन्होंने कुछ देर तक उसको सिर्फ देखते रहे, कुछ देर यानी यूँ मानो 15-20 सेकंड तक सिर्फ उसको घूरते रहे। और मौलाना जी ने बोला, एक काम करो, तुम सारे के सारे बाहर जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। तो ये सुन के सारे तो 1 सेकंड में चलना शुरू हो गए, पर नानी वहाँ से जाने को तैयार नहीं थी। नानी ने बोला कि नहीं, मैं तो यहीं पर हूँ, मैं ऐसे समीक्षा को छोड़ के नहीं जाऊँगी। जो मौलाना जी के जो शागिर्द थे, उन्होंने नानी को समझाया कि उनका एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है करने का, आप बाहर चलो। उन्होंने अगर हमें बाहर चलने को बोला तो कोई रीज़न होगा। इस तरीके से समझाया गया और पड़ोसियों ने भी समझाया नानी को, तो नानी तब मानी और ये लोग सारे के सारे उस एरिया से बाहर आ गए। यूँ बोलो, जो नानी का घर था उसके बाहर एक छोटा सा एक बरांडा बोल लो, एक आंगन बोल लो, वो था, बस वहीं पर जाके वो खड़े हो गए। दरवाजे खुले हुए थे, बस उस कमरे या उस घर से बाहर खड़े हो रखे थे, ये था। थोड़ी देर हुई होगी, हार्डली मेरे हिसाब से 5-10 मिनट, इतने मौलाना जी उठ के बाहर को आ गए। मौलाना जी ने बोला कि अब वो गुड़िया को छोड़ देगा, वो मान गया मेरी बात को।
और वो अभी के अभी ही इसे छोड़ देगा, आप टेंशन मत लो। तो ये सुन के सबने एकदम खुश हो गए कि ऐसा कैसे हो गया। मौलाना जी ने बोला ज़्यादा मत सोचो और मुझे जल्दी से लोहे की 8 कीलें ला के दो। उनसे पूछा कि 8 कीलें किस लिए और कैसी? बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, कहीं से मुड़ी भी नहीं होनी चाहिए और साफ़ सुथरी कीलें होनी चाहिए लोहे की बड़ी बड़ी। और ऐसा ही किया गया। पड़ोस में उनके पास थी, वो लेके आ गए। वहाँ पर लगभग कुछ रही होगी 2-3 इंच की कीलें। मौलाना जी ने उनको पकड़ के कुछ वही दोबारा से पढ़ा, मतलब यहाँ मैंने पढ़ के वो कीलें उनको दी। जिसको बोला कि 2 कीलें एक दरवाजे की तरफ ठोको, 2 कीलें एक दरवाजे की तरफ ठोको, मतलब लेफ़्ट और राइट में, और बाकी की 4 कीलें जो है वो सारे घर के कोने कोनों पे ठोक दो। यानी जहाँ से घर की आपकी शुरुआत होती है वहाँ एक कोने पे, उधर कोने पे, उधर कोने पे, उधर कोने पे, यानी टोटल 8 कीलें ऐसे लगाने को बोलेंगे। साथ ही साथ 3 ताबीज़ दिए। बोला 2 ताबीज़ जो हैं ये तो अभी पहनाने से गुड़िया को, एक उसकी चुटिया में बांधना है, एक उसकी कमर पे बांधना है, और 3 दिन बाद ये ताबीज़ याद से चेंज कर देने हैं। तीसरा ताबीज़ जो है वो होता है ना चांदी के ताबीज़ जो होते हैं, उस तरीके किसी चीज़ में डाल के, और इसको परमानेंट पहना के रखना, कभी नहीं उतारना। और ये जो पहले वाले जो ताबीज़ होंगे 3 दिन पहनाने, इसे पानी में कहीं प्रभाव कर देना। नानी ने कहा ठीक है हम कर देंगे, और यही चीज़ करी गई। जब उन्होंने अंदर जाके देखा तो समीक्षा बेहोश पड़ी थी। उसको थोड़ी देर में होश आया तो सब ने उससे बात करी, तो समीक्षा को ज़्यादा कुछ याद नहीं था। मतलब पुरानी कुछ बातें याद थी जो उन दिनों में हुई थी, पर जो लास्ट के कुछ पलों में जब नानी के सर पे मारा और जो भी सुबह से लेके हुआ, मौलाना जी कब मिले, उसे वो सब कुछ याद नहीं था। तो समीक्षा को फिर लिटा दिया गया। थोड़ी देर में समीक्षा बिल्कुल ठीक हो गई, रिफ़्रेश भी हो गई। नानी को भी बड़ी खुशी हुई कि भाई ठीक है। वो भी नानी के आसपास रही क्योंकि नानी के सर पे चोट थी पूरा दिन। उन दोनों, नानी ने और समीक्षा ने, बहुत अच्छे से निकाला। मौलाना जी वहाँ से जा चुके थे, उनके शागिर्द जा चुके थे, जो पड़ोसी थे वो अपने घर में जा चुके थे। नानी को सोते टाइम, मतलब लगभग 11-12 बजे मान लो, कि उन्हें एकदम एहसास हुआ कि अरे पूरा दिन निकल गया, मैंने मौलाना जी को तो कोई फ़ोन करा ही नहीं, थैंक यू नहीं कहा, बताया नहीं कि समीक्षा पूरा दिन सही रही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई है। और उन्होंने सोचा कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, कल कॉल कर लूँगी। ये पर उनके दिमाग में लगा कि यार वहाँ से भी कॉल नहीं आया कुछ पूछने के लिए। फिर उन्होंने सोचा कि भाई इतने लोग मदद मांगने आते हैं, उसमें बिज़ी हो गए होंगे, इकलौते हम तो हैं नहीं, चलो कल सुबह कॉल कर लेंगे, तब उनको बता दूँगी ऐसा ऐसा है। अगले दिन उन्होंने उनके शागिर्द को कॉल करा क्योंकि उन्हीं का नंबर था उनके पास। जब फ़ोन करा तो उन्होंने वहाँ से उठाया। नानी एक ही सांस में सब कुछ बोलते चली गई कि अरे मैं समीक्षा की नानी बोल रही हूँ, अब समीक्षा बिल्कुल ठीक है, आज सुबह भी सही सो के उठी है, कल पूरा दिन उसे कोई दिक्कत नहीं हुई है, हम भी ठीक है, हमें घर पे कुछ ऐसा एहसास नहीं हो रहा, हमें मौलाना जी को बहुत थैंक यू कहना था कि उन्होंने हमारी जान बचा ली। ऐसा करके वो एक सांस जो भी इंसान बोलता वही बोलती गई। जब वो रुकी हैं लगभग अपने 40-50 सेकंड की बात बोलने के बाद, सामने से जो उनके शागिर्द थे उन्होंने बोला, अम्मा हमारे मौलाना साहब नहीं रहे। और ये बात बोली बहुत इमोशनल टोन में, गला भरे हुए में। और ये बात सुनते के साथ ही जैसे अभी हमारी ये वीडियो में शांति थी, वैसे ही शांति उस कॉल पे थी। ना यहाँ से नानी कुछ बोल रही थी, ना वहाँ से वो जो उनके शागिर्द थे वो कुछ बोल रहे थे। एकदम से नानी बोली बड़ी हड़बड़ाती हुई, घबराती आवाज़ में, क्या हुआ उन्हें? कल तो ठीक थे बिल्कुल। तो उन शागिर्द ने बताया कि कल हम जब वहाँ से लौट रहे थे तो मैंने पूछा कि आपने उस दिन को कैसे मनाया, आपने क्या बात करी, क्या तरीका करा, किस तरीके से उसे उतारा। तो उन्होंने बताया कि वो किसी भी हाल में वो शरीर छोड़ने को तैयार नहीं हो रहा था, और वो इतना कमज़ोर भी नहीं था कि जिसको इस तरीके से हराया जा सके। तो मैंने उससे जो है ये बात करी थी, उसने मेरे से एक शरीर मांगा था। तो मैंने उसे वादा किया था कि मैं आज का पहर ख़त्म होने से पहले पहले तेरे को एक दूसरा शरीर दे दूँगा, पर तेरे को इस गुड़िया का यानी समीक्षा का शरीर बिल्कुल अभी के अभी छोड़ना होगा। ये उनके बीच में डील हुई थी, जिस वजह से उस जिन ने उसका शरीर छोड़ा था। और जब सामने से वो शागिर्द ने बोला कि मौलाना जी ये तो गलत होगा कि हमारे पास अगर कोई मांगने आए मदद, हम उस लड़की का उसका शरीर दे दें, या ऐसे रैंडमली हम किसी और लड़की का शरीर उसको ऐसे दे दें, तो ये तो उसके साथ गलत हो जाएगा। तो मौलाना साहब ने सामने से बोला, मैं दुनिया की मदद करता हूँ, तुम्हें सही में लगता है कि मैं ऐसा करूँगा? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। ये तो एक तरीका था उसको उसके शरीर से निकालने का, क्योंकि जब तक वो उसके शरीर में था तब तक वो बहुत शक्तिशाली था। वहाँ से निकल के उसकी ताकतें काफ़ी कम भी हो जाएंगी, और मैं उस घर का कीला कर आया हूँ, यानी वो उस घर में भी नहीं जा पाएगा। और अगर समीक्षा घर से बाहर निकलेगी तो भी उस पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि समीक्षा के पास ताबीज़ होंगे। तो इस तरीके से मैंने समीक्षा के घर को सेव कर दिया है। और अब जब वो रात को मेरे पास आएगा, क्योंकि पूरा दिन मैं उसको बुला के कोई शरीर नहीं दूंगा, तो रात को जब मेरे पास आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि अब वो थोड़ा कमज़ोर होगा,
तो या तो मैं उसको मना लूँगा या उससे लड़ लूँगा, कुछ भी करके मैं उसे काबू में कर लूँगा, टेंशन मत लो। शागिर्द ने बोला लास्ट ये बात हुई थी। और सुबह जब मौलाना साहब के बेटे, उनकी बहू वगैरह जब मौलाना साहब के कमरे में गए हैं, तब उन्होंने देखा है कि मौलाना साहब जो अपने बेड में सोती हुई हालत में ही हैं और उनकी आँख और मुंह दोनों खुले हुए हैं। मतलब यूँ मानो कि किसी से चौंक के या तो हार्ट अटैक आया है, किसी ने गला घोटा है उससे हार्ट अटैक आया है, कोई एंटिटी अटैक हुआ है उससे हुआ है पता नहीं, पर उनके आँख और मुंह दोनों बहुत भयानक तरीके से खुले हुए थे। पर वो आराम से सोती हुई हालत में अपना कंबल लेके, और वैसे ही उसी कंडीशन में उनका इंतकाल हुआ है। और ये बात बोल के उनके शागिर्द फ़ोन पर रोने लगे। इधर से नानी भी काफ़ी भावुक हो गई, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वो उन्हीं की ही नाती को बचाते बचाते ख़त्म हुए हैं। तो थोड़ा सा आपस में बात हुई 2-4 मिनट की, नानी ने फ़ोन वहाँ पे रख दिया और नानी ने सारी बात कुछ टाइम बाद समीक्षा को सारी बताई, आराम से समझाई। समीक्षा ने भी समझी और आज इस बात को लगभग 1-1.5 साल हो चुके हैं और समीक्षा बिल्कुल ठीक है। अब वो थोड़ी सी पेंटिंग का अपना स्टाइल चेंज कर चुकी हैं। अब वो लैंडस्केप्स बनाती है, पोर्ट्रेट्स बनाती हैं, इस टाइप की भी कुछ बनाती हैं। ऐसा नहीं है वो सिर्फ क्रीपी ही बनाती हैं। अब उन्हें इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। नानी भी हेल्दी है, बिल्कुल ठीक है, और समीक्षा भी बिल्कुल ठीक है, हेल्दी है। ना उनके घर पे कोई दोबारा कोई एंटिटी अटैक हुआ, ना ही समीक्षा पे अटैक हुआ, और आज तक एक भी पल के लिए समीक्षा ने वो ताबीज़ बिल्कुल भी नहीं उतारा। क्योंकि अब समीक्षा एक बात और जानती है कि अब अगर उन्होंने ताबीज़ वो उतार दिया या गलती से उतर गया, तो अब उन्हें बचाने के लिए वो मौलाना जी भी नहीं है, उनका भी इंतकाल हो चुका है। इसलिए वो सोए जागे कुछ भी करे, वो ताबीज़ को हमेशा पहन के रखती हैं। और सोचने वाली बात यह है कि वो जिन अब आज़ाद है। तो अगर आप ऐसी कोई पेंटिंग बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा कहीं गलती से आपकी पेंटिंग में उल्लू ना बन जाए खुद से, लाल आँखों वाला। तो आज की कहानी हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको आज हमारी कहानी बहुत पसंद आई होगी। आपके फेवरेट जोनर मेरे फेवरेट जोनर यानी जिन की कहानी थी, और वाकई में दिल दहला देने वाली कहानी थी। अगर आपको हमारी कहानी बहुत पसंद आई है तो जो हमेशा कहता हूँ मैं वही करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो सब्सक्राइब का बटन शो हो रहा होगा उस पर जाकर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ ये जो आपको यहाँ नंबर शो हो रहा है स्क्रीन पे, उस नंबर पे आप अपनी कहानी भेज सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगली कहानी आपकी हो, जो मैं आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी सेगमेंट में सारी दुनिया के सामने लाऊं, तो प्लीज़ उस पर आप मैसेज करें। मेरी टीम आपको खुद रीच आउट करेगी और हो सकता है अगली कहानी आप ही की हो। साथ ही साथ अगर आप हमारे पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं उसके लिए भी आप मैसेज डाल सकते हैं, और हो सकता है अगले शख्स आप हों जो हमारे पॉडकास्ट सेंटर बैठे और दुनिया के सामने अपना अनुभव शेयर कर रहे हो। साथ ही साथ जो मैं हमेशा कहता हूँ, अपने माता पिता का आदर करें, मान सम्मान करें, अपने कुल देवी देवता, अपने इष्ट देव ब्रह्म देव जिसमें भी आप आराधना रखते हैं, पूरी इतनी अच्छे से आराधना रखें कि आपका ऑरा इतना अच्छा रहे कि आपको चीज़ें कभी भी हॉन्ट ना कर पाए। क्योंकि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि आप अगर बिलीवर हैं तो अच्छा है, आप नॉन बिलीवर हैं तो और भी अच्छा है। क्योंकि इन चीज़ों में जितना आप रुचि लेंगे उतना ही ये चीज़ें आप में भी रुचि लेती हैं। आप जिस भी धर्म से हैं, जिस भी मज़हब से हैं, उसमें बिल्कुल लीन रहें। देश में प्यार सद्भावना बनाए रखें, आपस में एकता बनाए रखें। हमारे चैनल को देखते रहें, हमें प्यार देते रहें। चेजिंग शेडोज़ पे प्यार बनाए रखें। आर्यन चौधरी आज यहीं पे साइनिंग ऑफ।